हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अभी तक देख लिया था। हम लोग जो पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें हम पढ़ रहे थे कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट को पढ़ने से पहले हम लोग समझने वाले थे कि कंक्रीट बनाने के लिए जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, डिफरेंट मटेरियल चाहिए, उनके बारे में। ओके। तो हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट में हमने देखा कि एक सीमेंट पेस्ट बनाना होता है, फिर एक एक एग्रीगेट पार्ट होता है, फिर दोनों को मिक्स करते हैं। सीमेंट पेस्ट में सीमेंट, एड मिक्सचर और वाटर होता है। उसमें एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है। तो हमने अभी तक उन इंग्रेडिएंट में से सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि सीमेंट के में हमको सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ इंग्रेडिएंट चाहिए, लाइम चाहिए, सिलिका चाहिए, एलुमिना चाहिए। उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर सीमेंट के डिफरेंट टेस्ट्स देखे। ठीक है, वो सारी चीज़ हमने पिछले 2 लेक्चर में देख ली। अभी उसके बाद हम आगे के मटेरियल देखने वाले थे कि एग्रीगेट, ठीक है, एडमिक्सचर। लेकिन उन सब एग्रीगेट और एडमिक्सचर को देखने से पहले ना हमको कंक्रीट की जो फ्रेश कंक्रीट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रेश कंक्रीट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कि जैसे वर्केबिलिटी है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है, ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन है। तो वो सारी चीज़ें जब तक पता नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा हमको कि कौन सा एग्रीगेट अच्छा है, राउंड एग्रीगेट अच्छा है कि एंगुलर एग्रीगेट अच्छा है। ठीक है। टेक्सचर कैसा होना चाहिए एग्रीगेट का। तो जब वो वहाँ पे बार बार ये टर्म्स आएंगी, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, इसको कम कर देता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, तो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि वर्केबिलिटी क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, तब तक वो वहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो पहले हम फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो यहीं पे कंक्रीट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं हम, कंक्रीट बनता कैसे। ठीक है। तो मिक्सर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की क्या होता है कि दो तरह की डिज़ाइन होती है। एक होती है नॉमिनल डिज़ाइन और एक होती है मिक्स डिज़ाइन। अब नॉमिनल और मिक्स डिज़ाइन में क्या है, फ़र्क क्या है। नॉमिनल डिज़ाइन क्या होता है कि फील्ड एक्सपीरियंस के बेस पे है कि गांव में अगर देखा होगा तो जो मिस्त्री होता है वो बोले कितना, कौन सा कंक्रीट बनाना है। अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो बोलेगा 1 3 6 का डाल दो, मतलब 1 3 रोड़ी। ठीक है। और एक सीमेंट का पार्ट, 3 पार्ट सैंड का और 6 पार्ट एग्रीगेट का डाल और उसको मिक्स करके ले आओ। ठीक है। तो वो फील्ड एक्सपीरियंस पे बेच सकता है, मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो अपना देखा है, उसने आइडिया लगाया कि इतने में स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो उस बेस पे ये कुछ जो वो है वो फिक्स है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। तो ये याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ लेते कई बार, 5 का 1:5:10। ठीक है। फिर वो एक एक घटता जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 8 3 6 2 4। ठीक है। ये नेक्स्ट। तो ये मतलब डिज़ाइन मिक्स क्या होता है। फिर डिज़ाइन मिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो एक साइंटिफिक मेथड है। नॉमिनल मिक्स में कोई साइंस नहीं लगा रहे थे, वो बस टेस्ट के बेस पे उनको पता चल रहा था कि अगर 1 1.5 3 का बनाते हैं तो हमको कितनी मिल जाती है, M20 मिल जाता है। ठीक है। तो वो उनका खुद का एक फील्ड एक्सपीरियंस के बेस पे था। लेकिन डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है, पूरा साइंटिफिक होता है। हम कैलकुलेशन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पहले टारगेट स्ट्रेंथ निकालेंगे। मान लो कि अगर 30 N/mm² की स्ट्रेंथ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट स्ट्रेंथ निकालेंगे। टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगी, FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे करके फिर वो पूरा प्रोसेस है। अगर वो, लेकिन हमारे उतना काम का नहीं है। IS 10262 2019, मतलब अभी रिवाइज हुआ है। ठीक है। ये वाला जो कोड है इसमें ये मिल जाएगा। ठीक है। उसको अगर बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि एग्जाम में वो उतना आता नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि ये डिज़ाइन मिक्स कौन से कोड से होता है, 10262। जो डिज़ाइन मिक्स होता है ना, तो अगर साइट की मैं बात करूँ तो साइट में क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है साइट पे। वो लोगों का ये काम होता है कि डिज़ाइन मिक्स बनवाओ। ठीक है। वो डिज़ाइन मिक्स किससे बनवाते हैं, खासकर अपने नियर बाई जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना इंजीनियरिंग का, उससे बनवा लेते हैं। जैसे किसी के पास अगर NIT है तो वो NIT से बना लेगा। कोई गुड़गांव में काम कर रहा है वो IIT दिल्ली से बनवा लेगा। वहाँ के प्रोफेसर जो होते हैं वो ये डिज़ाइन मिक्स बना के दे देते हैं, या फिर कोई कंसल्टेंसी से भी बनवा सकते हैं जो अप्रूव्ड है। तो उसमें क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कितना कितना मिक्स करे कि हमको वो टारगेट स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देख लें, स्लरी है। ठीक है। स्लरी मतलब कई ये
कोई कंक्रीट नहीं है, ये स्लरी है। कई कई बार स्लरी भी काम आती है साइट पे, ठीक है। तो वो स्लरी बनाने के लिए ये हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। स्लरी में सिर्फ क्या होगा कि सीमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, सीमेंट और फ्लाई एश ये दोनों को मिला के इसका गोला मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन M7.5 अगर हमको बनाना है तो उसमें देखो सीमेंट कितना चाहिए होगा, 120 केजी। ये IIT दिल्ली का ही एक वो है, हमारी किसी साइट का है, जिस साइट पे मैं काम करता था उसका ही डिज़ाइन मिक्स है। तो वो सबके डिज़ाइन मिक्स होते हैं वहाँ पे। M90 तक यूज़ हो रहा था, ठीक है। M90 तक कॉलम में, एक दो तीन कॉलम में M90 भी यूज़ होता था, बहुत कम क्वांटिटी थी इसकी, ठीक है। पर ये यूज़ हो रहा था। तो एक चीज़ डिफरेंस देखो इसी वाली चीज़ में, एक चीज़ अगर देखोगे तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे क्या क्या है। सीमेंट है, माइक्रोसिलिका है। माइक्रोसिलिका क्या होता है, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था, ये मिनरल एडमिक्सचर होता है, ठीक है। फ्लाई एश मिनरल एडमिक्सचर है। एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग सैंड, नेचुरल सैंड, एग्रीगेट 20 mm, एग्रीगेट 10 mm, और एडमिक्सचर ये केमिकल एडमिक्सचर है, ठीक है। अगर देखो 7.5 में हम बना रहे हैं, 7.5 ज़्यादातर बिल्डिंग में यूज़ नहीं होता। पीसीसी जो वर्क होता है ना, प्लेन कंक्रीट वर्क होता है, उसमें काम आता है, ठीक है। पीसीसी प्लेन कॉन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं होता, सिर्फ कंक्रीट ही डाल देते हैं। फ्लोर व्लोर डालने के लिए काम आता है। नीचे की अगर फ्लोर डालनी है उससे पहले डाल दो पीसीसी, फिर उसके ऊपर ये पत्थर वत्तर लगा के छत डाल, नीचे का फ्लोर डालना हो ना तो उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीमेंट यूज़ किया हमने, फ्लाई एश भी यूज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग सैंड भी यूज़ किए, एग्रीगेट यूज़ कर लिए, थोड़ा एडमिक्सचर यूज़ किया। ये माइक्रोसिलिका वाला खाली पड़ा हुआ है पूरा। तो ये नोटिस करना, माइक्रोसिलिका वाला यहाँ से जाके M60, मतलब माइक्रोसिलिका हायर ग्रेड का कंक्रीट बनाने की यूज आता है। ये बाद में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये इसी वाले चार्ट से ये थोड़ी चीज़ें ना मतलब ऑब्जर्व कर लेनी है कि ये वाली चीज़ हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, डिजाइन मिक्स का। अब फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कंक्रीट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले कि कंक्रीट बनता कैसे है। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं कंक्रीट बनाने के लिए। सबसे पहले हम बैचिंग करते हैं। बैचिंग मतलब कि तोलेंगे कि ये इतना एग्रीगेट लिया, ये पराती ले लिया, देसी भाषा में बोले तो ये पराती ले लिया, इसमें इतना सीमेंट, मतलब जो परात से सीमेंट डालते हैं ना कि एक परात सीमेंट, दो परात ये, तीन परात ये, इसको बोलते हैं बैचिंग। ये तोलने को बोलते हैं बैचिंग, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग, यहाँ पे लाके डाल दिया, सबका ढेर लगा दिया। उसके बाद जनरल लेवल पे जो आपने देखा होगा नॉर्मली, अगर किसी ने साइट पे नहीं देखा तो कम से कम ये काम होते हुए देखा होगा। तो वहाँ से हम देख लेते हैं कि बेसिक ये जो स्टेप्स हैं वो कैसे होती है। फिर उसके बाद मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब वही पानी भर के रख देते हैं वो, फिर उसको हैंड मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे हैंड मिक्सिंग कर दिया इसको। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से फिर पराती में डालते हैं, और जिस साइट पे जाके उसको डालना, जिस लोकेशन पे डालना है, मगर अगर मतलब अगर कोई छत डाल रहा है तो वहाँ छत पर, तो ये प्लेस, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया। फिर यहाँ पे छत पे डाल दिया, प्लेसिंग हो गया, छत पे डाला। फिर उसको कंपैक्ट करेंगे, ठीक है। वो हमने देखा होगा कई बार, वो इंजन टाइप का चला देते हैं, उसके ऊपर वाइब्रेटर होता है, वो उसको कंपैक्ट करता है, ठीक है। तो ये कंक्रीट प्रोडक्शन का की प्रोसेस है, ये स्टेप्स कंक्रीट प्रोडक्शन में आती है, ठीक है। अब एक एक स्टेप को हम देख लेंगे। ये जो एक पिक्चर है, ये एक उसका है, बैचिंग प्लांट है, ठीक है। ये बैचिंग प्लांट है, इसमें अलग अलग ऐसे बीन, इनको बोलते हैं बीन, ये होता है बीन, बीन मतलब बैग, वैसे टाइप का बीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सैंड पड़ी हुई है, ठीक है। ये सैंड पड़ी हुई है, क्रश सैंड पड़ी हुई है। एग्रीगेट उस तरफ का जो बीन है ना, यहाँ पे इस तरफ है जो हमको दिख नहीं रहा, उसमें एग्रीगेट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग सैंड पड़ी हुई है यहाँ पे। ये वाला जो ये क्रेन टाइप की है, ये इसको लेके जाता है यहाँ से, और यहाँ पे जाके ढेर लगा देता है। फिर उस तरफ का अगर जो व्यू देखेंगे ना हम, तो उस तरफ ऐसा कुछ व्यू होता है, उस तरफ ऐसा एक व्यू होता है कि यहाँ से ये एग्रीगेट लेगा ये, और ये जो बड़े बड़े वहाँ पे हमको दिख रहे हैं ना, इनमें सीमेंट होता है, इसमें सीमेंट भरी होती है, इसमें फ्लाई ऐश भरी होती है, ठीक है। उससे एग्रीगेट फिर यहाँ पे ये वाली जो एक एक यहाँ पे एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में
कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है कि 30 एम क्यूब कॉन्क्रीट चाहिए तो 30 दबाओ, सीधा वो यहाँ से उठाता है एग्रीगेट और जाके कॉन्क्रीट डाल देता है। ये जो चीज़ है, ये जो ट्रक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सर, ठीक है। ये ट्रांजिट मिक्सर जो है ये लेके जाता है यहाँ से एग्रीगेट साइट पे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। तो यहाँ से कंक्रीट बन गया, तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी खत्म हो गई अपनी। बैचिंग, बैचिंग मतलब यहाँ से एक मशीन लगी होती है, वो बैच करके ही निकालती है कि कितना कितना किलो जो है हमको एग्रीगेट चाहिए, कितना किलो सीमेंट चाहिए, वो सब बैच करके वो यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है इस लेवल पे। फिर वो एग्रीगेट को इसमें डाल देगा, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा, मिक्सिंग भी यहीं पे हो गया, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा, साइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे किसी कॉलम और उसमें डाल देगा, ठीक है। बैचिंग, ठीक है। तो बैचिंग में दो तरह के बैच होते हैं, एक वॉल्यूम बैच होता है, एक वेट बैच होता है। मतलब कि वॉल्यूम बैच पे क्या हुआ कि हम वॉल्यूम के वाइज बोल रहे हैं कि इतना एम क्यूब सीमेंट लो, इतना एम क्यूब एग्रीगेट लो, इतना एम क्यूब ये लो, ये एम क्यूब मतलब वॉल्यूम हो गया, ठीक है। लेकिन हम अगर वेट पे बोले कि इतना किलो ये लो, इतना किलो, तो वो वेट बैचिंग हो गया। तो वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग एज पर आई एस कोड ना, IS 456, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि M20 तक ही हम वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ है, जब हम सैंड यूज करते हैं तो सैंड में एक प्रॉब्लम होती है बल्किंग की, ठीक है। बल्किंग क्या होता है कि जैसे ये सैंड का पार्टिकल है, जैसे ही थोड़ा सा वो पानी आता है ना तो वो फूल जाता है, ठीक है। फूल जाता है और फूल के ऐसे मतलब उसके साइड साइड से ना, तो उसका जो वॉल्यूम बैच अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये उतना नहीं सीमेंट हम लेंगे, उतना सैंड हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये बल्किंग हो गया है सैंड का, ठीक है। इनके यहाँ पे पानी की लेयर आ जाएगी और ये, तो इसकी वजह से जितनी हमको क्वांटिटी चाहिए थी उतनी क्वांटिटी नहीं आई। बाकी तो एग्रीगेट वगैरह में बहुत कम होता है ये फेनोमेनन, लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता जाएगा, उसको बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हम करें भी तो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि ये 20% मॉइस्चर कंटेंट आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर अपना एक 1:2:3 का वो है, तो अब हमको कितना यूज करना पड़ेगा, 2/1.2, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया ना। तो इस तरह से इस ये वेरिएशन की वजह से वॉल्यूम, लेकिन वेट तो उतना ही होगा, ठीक है। वेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन वेट में भी पानी आया है तो वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा इंक्रीज और वो कम होता है। तो उसके लिए हम साइट पे करते हैं कि साइट पे पहले मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं हमेशा, उस मॉइस्चर कंटेंट का वेरिएशन लगाते हैं, क्योंकि वाटर टू सीमेंट रेशियो हमको भी चेक करना होता है ना, वाटर टू सीमेंट रेशियो भी फिक्स रखना होता है। तो उसके लिए हम रोज़ साइट पे चेक करते हैं, रोज़ मतलब बीच बीच में चेक करते रहते हैं, 10-15 दिन में, 10-12 दिन में, कि ये इतना है, नहीं तो वो क्यूब जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैग सीमेंट जो होता है उसका वेट, वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर। वेट कितना होता है, वेट कितना होता है, एक कट्टा सीमेंट का कितना किलो का आता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी वीडियो देख रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि एक कट्टा कितने का आता है, और अमाउंट भी लिख देना कि कितने रुपए का आ रहा है अभी, ठीक है। वो भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पैसे वैसे का एग्जाम में नहीं आता बट काम पड़ता है कभी, अगर सिविल इंजीनियर है तो वो पता होना चाहिए मोटा मोटी कि कितने का आता है, ठीक है। मिक्सिंग, अब नेक्स्ट जो स्टेप है अपनी वो है मिक्सिंग। अब कंक्रीट हमने बैचिंग कर ली, डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट जो है उनमें कितना कितना क्वांटिटी चाहिए वो सारा हमने इकट्ठा कर लिया। अभी उसका मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग के दो तरीके हो सकते हैं, एक हैंड मिक्सिंग हो सकता है, ठीक है। मैं इसको, एक हैंड मिक्सिंग हो सकता है और एक एक हो सकता है मशीन मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग तो हम जैसे कोई लोकल पर्पज़ है, लो ग्रेड एग्री ग्रेड कंक्रीट बना रहे हैं या सिर्फ गांव में कोई काम कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं कि हैंड मिक्सिंग कर लिया। लेकिन अगर हमको 250-200 MQ बनाना है तो कहाँ पे कोई हैंड हैंड मिक्सिंग करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मशीन मिक्सिंग नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में भी ड्रम, ठीक है, पैन मिक्सिंग। ड्रम क्या होते हैं कि जैसे हमने देखा होगा ना कि कभी कभी रॉड बन रहा होता है तो उस पर एक ड्रम घूम रहा होता है, वैसा इंजन चला के उसमें लगा होता है वो ड्रम टाइप का रोटेटर, ठीक है। तो वो ड्रम होता है। उसमें ड्रम भी दो तरह के होते हैं, एक टिल्टिंग टाइप, एक नॉन टिल्टिंग टाइप। टिल्टिंग टाइप हमने जो ज़्यादातर देखा है साइड, अगर ज़्यादातर देखोगे रॉड कंस्ट्रक्शन, वो टिल्टिंग टाइप का ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा घूमता है।
घूम के, और उसको अगर कंक्रीट को हमको उल्टा करना है तो उसको ऐसे पलटना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉन टिल्टिंग टाइप में क्या होता है कि वो ऐसे घूमता रहता है, पीछे से हमको उसको खोलना होता है, वो कभी ऐसे ऐसे नहीं होता, टिल्ट नहीं होता, वो ऐसे घूमता रहेगा। अगर हमको कंक्रीट निकालना है तो नीचे उसमें एक गेट होता है, उसको खोलते हैं, वो हमेशा ऐसे घूमता है बंद करके, फिर उसको खोल के तो उसमें से फिर कंक्रीट निकालेंगे। अब टिल्टिंग मिक्सचर कैन बी यूज फॉर एग्रीगेट ग्रेटर देन 75 mm साइज। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो बोल्ड लेटर में लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। कि एक टिल्टिंग टाइप है वो 75 mm से ग्रेटर साइज है, तो उसके लिए भी यूज हो जाएगा एग्रीगेट की साइज, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट, आरएमसी क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अगर मतलब साइट पे जाओगे तो ये सबको सुनाई देगा ये टर्म आरएमसी आरएमसी। 10 m³ आरएमसी मंगा लो, 20 m³ आरएमसी मंगा लो, मतलब वो है, इसको बोलते हैं रेडी मिक्स्ड कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है कि एक तो होता है कि मैं साइट पे, जैसे हमने ये प्लांट लगा रखा है, मैंने जो प्लांट दिखाया था, हम अगर कोई साइट पे काम कर रहे हैं तो हमने ये प्लांट लगा दिया ये, और इसी के साइड में हमारी साइट है, हम वहाँ पे अपने ही प्लांट से कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और साइट पे रख दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपर्टीज है वो इन सब में नहीं है। हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सही से जानते हैं, लेकिन ये कंक्रीट प्रोडक्शन में हमारे लोग एक्सपर्ट है, बट उतना एक्सपर्ट नहीं है। अगर किसी को का पूरा काम ही कंक्रीट बेचने का हो, कि मुझे सिर्फ कंक्रीट ही बेचना है, मुझे बिल्डिंग से कोई काम नहीं है, अगर किसी को बिल्डिंग में कंक्रीट डालना है वो मुझसे खरीद लो। सबके यहाँ पे बहुत सारे आरएमसी प्लांट होते हैं, जहाँ पे भी तुम जाओगे हर किसी सिटीज़ में आजकल आरएमसी प्लांट मिल जाते हैं। तो ऐसा ही प्लांट होता है, बट वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मतलब उनका बेसिक जो काम है वही है कि कंक्रीट हम बना के बेचते हैं, तो उनका बेटर क्वालिटी कंट्रोल होता है, अच्छे से वो अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट हमको प्रोवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, ठीक है। वो मिक्स्ड कंक्रीट रेडी होके आता है पूरा। ओके, तो आरएमसी का मतलब समझ में आया कि कंक्रीट ही है, बट एक ऐसे आदमी से जो पूरा उसमें एक्सपर्ट है, और उनका सिर्फ बेसिक जो बिजनेस है वो यही है, वो हमको कंक्रीट प्रोड्यूस करके देगा, तो हम उसको बोलते हैं रेडी मिक्स्ड कंक्रीट। जैसे अल्ट्राटेक है, ये जैसे अल्ट्राटेक ये सब कंपनी है ना, ये सब रेडी मिक्स्ड कंक्रीट की भी कंपनी है। इनका अपने खुद के जैसे बड़े बड़े सिटी है, गुड़गांव है, दिल्ली है, इनमें सबके इनके प्लांट है। अल्ट्राटेक का प्लांट होगा जो कंक्रीट एग्रीगेट बेचता है, ठीक है। वो बहुत सारी साइट्स को बेचते हैं, जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है, कंपनी कोई मान लो 10 20 40 प्रोजेक्ट्स पे उनका कंक्रीट चल रहा होता है, ठीक है। जिसको अगर अपना प्लांट नहीं लगाना वो यहाँ से मंगा लेता है, इनसे कांटेक्ट कर लेता है, क्योंकि प्लांट भी महंगा आता है, उसमें लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है कई लोगों के लिए, तो इसलिए वो लोग प्लांट नहीं लगाते, नियर बाई आरएमसी प्लांट से मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका फील्ड एक्सपीरियंस बेस्ड जो बात थी वो ये थी, ठीक है ना। वर्केबिलिटी पे बात करते हैं कि वर्केबिलिटी क्या है किसी कंक्रीट की। वर्केबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो डिफाइन एज द ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड प्लेस्ड एंड कंसोलिडेट। टर्म्स को याद रखना, मिक्स्ड कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, कैन बी प्लेस्ड। मिक्सिंग इज नॉट ओनली वर्केबिलिटी, मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कंपेक्शन, एंड मतलब सॉइल में जाके थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, कंसोलिडेशन कंपैक्शन, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन कंपैक्शन सेम, ठीक है। एंड फिनिशिंग, ये तीनों टर्म्स, इनको मतलब ईज विथ, मतलब कितनी आसानी से हम कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं और कंपैक्ट कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं उसकी, उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी। मतलब कितना आराम से उस कंक्रीट के ऊपर वर्क किया जा सकता है। एक तो होता है हार्श मिक्स, मतलब बिल्कुल सूखा सूखा सा एग्रीगेट, उसमें थोड़ा सा पानी, कंक्रीट है उसमें थोड़ा सा पानी है, उसको डाल भी रहे हैं तो वो हिल नहीं रहा बिल्कुल। एक होता है बिल्कुल फ्लो हो रहा है ऐसे सही अच्छे से, मतलब तो वो मतलब वो ज़्यादा अच्छा वर्केबल होगा कंक्रीट, ठीक है। तो वर्केबिलिटी वही होता है कि कंक्रीट को कितना आसानी से हम उठा के मतलब उसको मिक्स कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। पुअर वर्केबिलिटी जो होता है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कि एक तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी, कंपैक्शन सही नहीं होगा, एपरेंस सही नहीं होगा अगर वर्केबिलिटी सही नहीं है तो, ठीक है। लेकिन कर वर्केबिलिटी को भी हम एक चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो वो हम आगे और देखेंगे कि ये क्या है। ये तो जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वर्केबिलिटी मतलब कितना आसानी से हम कंक्रीट को साइट पे मिक्स कर सकते हैं,
प्लेस कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है वर्केबिलिटी। अब वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि यार, कैसे पता करेंगे कि यार ये तो कंक्रीट अच्छा मिक्स हो रहा है, ये तो खराब मिक्स हो रहा है साइंटिफिकली। मतलब कोई आंख से देखकर एक आदमी का व्यू अलग है, हो सकता है एक आदमी को लगे कि यार मेरे मेरे हिसाब से तो ये सही मिक्स नहीं हुआ, दूसरे को लगे मेरे हिसाब से। तो कैसे बताएंगे कि वर्केबिलिटी अच्छी है या खराब है? कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं, ठीक है। अब ये सब देख लेना कि ये हाई कंसिस्टेंसी वाटर रिड्यूसिंग है। मतलब एक बार पहले एक टेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद वापस इस वाले पेज पे आएंगे हम लोग, ठीक है, इस वाली स्लाइड पे। स्लम कौन टेस्ट डिसाइड करेगा कि वर्केबिलिटी अच्छी है कि नहीं है। स्लम कौन टेस्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्केबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। ये क्या शो करता है? कंसिस्टेंसी, कंक्रीट की कंसिस्टेंसी और कंक्रीट की वर्केबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि ये पूरा साइज इसका ऐसा है। उसके बाद इसमें जैसे ही कंक्रीट आया साइट पे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ पाइप टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है ना, सिर्फ छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इजी टू हैंडल, ठीक है। तो साइट पे जैसे ही एग्रीगेट डालने आते हैं कोई भी कॉलम या फिर किसी भी मेंबर में, तो वहाँ से सीधा स्लम का टेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा उसमें से लेके इसमें डाल के तुरंत इसको उठा के देख लेते हैं कितना स्लम है। अगर स्लम ये जैसे ये जो हाइट है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, 300 mm। अगर ये ऊपर से मानो इतना कोलेप्स हुआ, कितना हो गया ये, मान लो 100 mm, बोलेंगे ठीक है 100 mm है तो, लेकिन मान लो ये 10 mm ही हुआ, मतलब बोलेंगे कि यार ये तो बहुत हार्श है। मतलब ये अगर बहुत सूखा सूखा है तो ये कम होगा, थोड़ा गीला है तो ये ज़्यादा होगा, और बिल्कुल गीला मानो इसमें इतना पानी मिला दिया तो ये पूरा बह ही जाएगा, ठीक है। तो ये कोलैप्स हो जाएगा पूरा ही, स्लम कोलैप्स हो जाएगा इसका। तो ये ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्टेस्ट है, स्लम कॉन्टेस्ट, वो हमको बताएगा कि कौन कितना वर्केबल है, ठीक है, कौन सा वेट मिक्स है, कौन सा ड्राई मिक्स है। ओके। उसके अलावा और एक, मान लो कि ये तो था कि जब नॉर्मली जो एग्रीगेट, नॉर्मल जो कंक्रीट होता है उसके लिए, इन कई कंक्रीट बहुत स्टीफ कंक्रीट भी होते हैं, और जो कई कई साइट वर्क में होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में थोड़ा स्टीफ कंक्रीट हमको यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर रेनफोर्समेंट नहीं है, स्टीप भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा कंपेक्शन तो ऊपर से हो जाता है टॉप लेयर से। लेकिन बीम की बात करें, बीम में कितना रेनफोर्समेंट होता है, अगर वहाँ पे स्टीप ले लेंगे तो वो तो कम्पैक्ट ही नहीं हो पाएगा, और जब कम्पैक्ट नहीं हो पाएगा वाइब्रेटर से सही, तो उसमें पता चलेगा कि एग्रीगेट एक तरफ हो गए, सीमेंट स्लरी एक तरफ हो गई। तो इसलिए हम लोगों के लिए स्लम कॉन्टेस्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, और हाई स्लम चाहिए होगा उसमें, बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर। तो अगर थोड़ा स्टीफ है तो यहाँ से हमको सही रिजल्ट पता नहीं चलेगा स्लम कौन से। तो उसके लिए हम वीबी टेस्ट करेंगे, ठीक है। वीबी टेस्ट में क्या करते हैं, तो हमने देखा कि स्लम में क्या डिफाइन हो रहा है, स्लम मतलब एमएम में, कुछ भी एमएम में, ठीक है। स्लम क्या होगा, 100 mm होगा, 150 mm होगा, ऐसे होगा, तो एमएम में होता है स्लम कॉन्टेस्ट में। वीबी टेस्ट में क्या करते हैं, सेम वही स्लम वाला इंस्ट्रूमेंट ही लेके यहाँ पे रख देते हैं, और फिर इसको वाइब्रेट करते हैं, और टाइम देखते हैं जब वो एकदम बिल्कुल इसमें जो है ना, ये वाला, इसको तो डाल के रॉड से कंपैक्ट करके, अब पूरा प्रोसेस जो है, कितने रॉड मारते हैं, कितना क्या मारते हैं, वो सारा एक बार पढ़ लेना खुद के हिसाब से, क्योंकि वो तो फैक्चुअल डिटेल है कि कितना टेम्परिंग करेंगे, कितनी लेयर में करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि 3 लेयर में ऐसे टेम्परिंग करेंगे, एक टेम्परिंग करेंगे, वो अगली टेम्परिंग जो है दोनों लेयर को पेनिट्रेट करना चाहिए, ऐसा कुछ इसका पूरा प्रोसेस है, वो देख लेना। यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखोगे तो वहाँ से हो जाएगा। इसको फिर हटा देते हैं, फिर वाइब्रेट करते हैं, तो टाइम नोटिस करते हैं कितना टाइम लगा इसको बिल्कुल लेवल आने में, ठीक है। तो वो टाइम हम लोग देखेंगे, तो जितना वेट मिक्स होगा वो उतना ही कम टाइम लगेगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार कि वेट मिक्स के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा कि हार्स मिक्स के लिए। तो सूखे को अगर इसमें डालेंगे तो वो हिल हिल के धीरे धीरे सेट होगा, लेकिन पानी के जैसा कुछ है तो वो तुरंत सेट हो जाएगा, वो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा तुरंत। उसके बाद कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट भी होता है, वो भी हमको क्या बताता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट भी वर्केबिलिटी बताता है। इधर कंक्रीट डालेंगे, इसको खोलेंगे, फिर इधर डालेंगे, फिर इसको खोलेंगे, ये वाला गेट फिर यहाँ पे आके गिरेगा लास्ट में, फिर इसका वॉल्यूम और वो कैलकुलेट, वेट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड और वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड, और उसका जो रेशियो होता है वो होता है कंपैक्शन फैक्टर। अब ये चीज़ याद रखना कि स्लम जो होता है उसमें एमएम में होता है मेजरमेंट, वीबे टेस्ट में टाइम होता है, सेकंड में होता है,
कंपैक्टिव फैक्टर तो फैक्टर ही होता है, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमली ड्राई, हार्ड, ये सब ज़्यादा वो नहीं है, ये सब याद नहीं रखना कि इसके सामने क्या है, बस ये याद रखना है यहाँ से, इसमें सेकंड होगा, इसमें होगा, उसमें फैक्टर होगा, ठीक है। एक फ्लो टेबल टेस्ट भी होता है, इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे इसमें कंक्रीट डाल के यहाँ से जोल्ट मारता है, इसको ऐसे ऊपर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फिर उसका देखते हैं कि कितना दूर तक फैला, ठीक है। वो भी रिलेटिवली हाई वर्केबिलिटी वाला जो कंक्रीट होता है, जैसे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट है। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है कि जो खुद ही कंपैक्ट हो जाए, उसमें वाइब्रेटर यूज ही नहीं करना पड़े, वो बिल्कुल एकदम पानी की तरह बहता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का मतलब क्यों आया सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, उसका जो कंसेप्ट है वो है कि कई बार पहले क्या होता है, जापान में जो होता है, जापान में कंक्रीट का बहुत ज़्यादा वो है, वहाँ से बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट निकले हैं वहाँ से। तो जापान में जो था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे सिटीज़ में, तो वहाँ पे वाइब्रेटर जो होता है वो बहुत आवाज़ करता है, तो और कोई कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे कैसे कंपैक्टिंग करें वो, उसके लिए तो उन्होंने फिर बनाया था सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, जिसको बस डालो वो बिल्कुल एकदम ऐसे बह जाता है। अभी हमारे यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा दो टेस्ट और है वर्केबिलिटी के, ये सिर्फ ऐसे ही याद रखना, बॉल पेनिट्रेशन एपरेटर टेस्ट या कैली बॉल टेस्ट, क्योंकि एग्जाम में आ गया कि ये टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो वर्केबिलिटी से। के स्लम्प टेस्टर, ये किससे रिलेटेड है, वर्केबिलिटी से। तो वर्केबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये देखते हैं, फॉर मिक्सेज रिक्वायर्ड हाई कंसिस्टेंसी यूज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एग मिक्सचर। अब एड मिक्सचर आ गया है यहाँ पे, ये समझ में आया ना कि एड मिक्सचर अब आ रहा है। तो मैं अगर वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सचर वहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो वो नहीं होता डायरेक्ट मटेरियल पे। अब वर्केबिलिटी में कुछ चेंज करता है, तो यहाँ से हम हमने को समझ में आ गया कि वर्केबिलिटी मतलब ईज विथ विच ए कॉन्क्रीट कैन बी मिक्स प्लेस्ड कम्पैक्ट, ओके। तो मतलब वो थोड़ा उससे रिलेशन है कि कितना आसानी से हम कंक्रीट बना पाए, वो वर्केबिलिटी हो गया। अब उसको कैसे अफेक्ट करेगा वो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, तो अगर हमको हाई कंसिस्टेंसी का कंक्रीट चाहिए, ठीक है, हाई कंसिस्टेंसी मतलब जो बहुत एकदम आराम से उससे काम हो जाए, पटके सीधा स्लैब पे और बिल्कुल बह जाए, तो वो है अच्छी वर्केबिलिटी, हाई कंसिस्टेंसी और हाई वर्केबिलिटी। कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी ज़्यादातर इंटरचेंज होते हैं, एक माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट वो हमको इतना नहीं देखना, बस ये देख लेंगे हाई कंसिस्टेंसी मतलब हाई वर्केबिलिटी। वर्क कंसिस्टेंसी में थोड़ा आ जाता है कि मिक्सिंग का, प्लेसिंग का, लेकिन इसमें पूरा फिनिशिंग और वो सब वर्केबिलिटी में कवर हो जाता है। तो अगर हमको किसी की कंसिस्टेंसी इंक्रीज करनी है तो क्या कर सकते हैं, एक तो पानी मिला दो, सीमेंट है, एग्रीगेट है, उसमें और पानी मिला दो, और पानी मिला देंगे तो वो और थोड़ा सही हो जाएगा कि आराम से अब तो प्लेस हो जाएगा, आराम से मतलब आराम से उसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। गांव में तो यही करते हैं ना कि जब सही से वो फावड़ी से ऐसे काट रहे होते हैं उसको और थोड़ा मिक्स कर रहे होते हैं, मिक्सिंग जब लगता है कि यार अब तुम, वही वही चीज़ है वर्केबिलिटी, और थोड़ा सा अगर समझना है तो कि मतलब वही कि जब बहुत मुश्किल लगे उसको मिक्स करने में, तो वो क्या करते हैं वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, चलो 2 बाल्टी और पानी डाल दो, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। साइट, जो एक्चुअल साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जो है, वहाँ पे क्या करते हैं कि हम एडिशनल पानी नहीं डालते, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर डाल देते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, उनका सिस्टम, उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे कंसिस्टेंसी इंक्रीज करते हैं, वो हम मटेरियल में पढ़ेंगे, एडमिक्सचर वाला जो पार्ट आएगा उसमें। लेकिन ये याद रखना कि हाई कंसिस्टेंसी के लिए पानी नहीं डालना, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर डाल दो। अब पानी क्यों नहीं डालना, क्योंकि अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है ना, तो एक अब्रेम्स लॉ है। अब्रेम्स लॉ क्या है, अब्रेम्स लॉ है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि उसमें पोर्स ज़्यादा होंगे, वॉइड ज़्यादा होंगे, वॉइड ज़्यादा होंगे तो कंक्रीट वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लो वाटर सीमेंट रेशियो हमको मेंटेन करना होता है, लेकिन वो लो वाटर मेंटेन सीमेंट रेशियो जो है मेंटेन करने के लिए हमारा पता चला वर्केबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, तो क्या करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें एड मिक्सचर मिला देते हैं। तो एड मिक्सचर का पर्पज़ क्या है कि सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट देना, हाई वर्केबल कंक्रीट देना, यही एड मिक्सचर का काम है, ठीक है। ओके, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन हमको करना था। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं
ये सब हमने पढ़ लिया। कंक्रीट की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही वॉल्यूम और मास से डेंसिटी पता कर लेते हैं। लेकिन डेंसिटी चाहिए क्यों? यील्ड ऑफ कंक्रीट, एक टर्म है यील्ड ऑफ कंक्रीट पर बैच। मतलब हमने बोला कि 1:2:3 मिलाने से, मतलब 50 किलो सीमेंट, 100 किलो एग्रीगेट से सैंड और इतना किलो एग्रीगेट मिलाने से, मान लो कि हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली डिजाइन मिक्स की, और कि जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि इतना इतना सीमेंट मिलाने से 1 m³ कंक्रीट प्रोड्यूस होता है, वो कर रही है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में वो उतना प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जो जितना एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ ना उसको बोलते हैं यील्ड ऑफ कंक्रीट। एक्चुअल जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन से जो डिफर होकर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। बकेट यूज़ करते हैं। बकेट क्या होता है? बकेट मतलब बकेट ऐसे बकेट रख के टावर क्रेन पे लगा के उसको ऊपर चढ़ा के बिल्डिंग पे कहीं भी कंक्रीट डाल सकते हैं। अगर नीचे कहीं डालना है तो ऐसे गार्ड, ये जो होता है, ये व्हील ब्रोवर्स जो होते हैं इसमें डाल के, मतलब खासकर ये तो हम उसमें यूज़ करते हैं रोड वगैरह पे। बिल्डिंग पे तो बहुत कम ही आती है ये, ठीक है, बिल्डिंग में भी कहीं कहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चीज़ें याद याद रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन में एक होता है सेंट्रल मिक्स। सेंट्रल मिक्स टाइप का होता है। तो सेंट्रल मिक्स क्या होता है कि प्लांट पे ही मिक्स किया, बाकी कहीं मिक्स नहीं किया। प्लांट में मिक्स किया और सीधा वो टीएम जो दिखाया था ना मैंने, उसके नीचे, प्लांट के नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ था, वैसे उसमें डाला और सीधा लाके उसको डाल दिया साइड पे। एक क्या होता है कि ज़्यादा मिक्सिंग भी कंक्रीट की खराब है, कि ज़्यादा मिक्सिंग अगर करोगे तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है। कि ज़्यादा मिक्स करते रहोगे, घुमाते रहोगे उसको, तो वो पता चला एग्रीगेट एक तरफ हो गए और पूरा पानी और सीमेंट का गोला एक तरफ हो गया, ठीक है, वो स्लरी एक तरफ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ सूखा सीमेंट डाल देते हैं, सूखा एग्रीगेट डालते हैं, सारी चीज़ें सूखी डाल के पानी डाल देते हैं। और फिर वो दूर से अगर कहीं से आ रहा है, जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट मंगाया, रेडी मिक्स कंक्रीट मेरा साइट जो है जहाँ पे मुझे कंक्रीट डालना है, उससे मान लो कि 20 किलोमीटर दूर से आता है, या 10 किलोमीटर दूर से कोई प्लांट से आता है, ठीक है। उसको मुझे पता है कि 20 आधा घंटे लगता है आने में। तो वो आधा घंटे पहले ही मिक्स करके नहीं लाएगा कि प्लांट पे मिक्स किया फिर आधा घंटे तक और मिक्स करता रहा है, कंक्रीट ही खराब हो जाएगा, ज़्यादा मिक्सिंग भी खराब है। इसलिए वो क्या करता है, वो प्लांट से तो एग्रीगेट डालता है, कंक्रीट डालता है, पानी डालता है, बाकी वो जो ट्रक होता है उसमें जो पीछे लगा हुआ था ना ऐसे, वो पीछे जो लगा हुआ था उसका, इस टाइप का जो पीछे एक बना होता है ट्रक में, वो ये घूमता रहता है, ड्रम सा जो रहता है वो, और उसमें वो मिक्स होता आता है और वो साइड पे लाके डाल देता है। उस ट्रक की कैपेसिटी जो होती है वो 6 m³ का होता है, ठीक है। एक बार जब आएगा तो 6 m³ लेके आएगा, 6 m³ लेके आता है। साइट पे क्या होता है कई बार, 6 m³ हम लोग, जैसे ये वाल डालनी है कई लोगों को, जैसे यहाँ वाल डालनी है, ये वाल 30 मीटर की वॉल डालनी है, तो इस 30 मीटर की वॉल डालने के लिए मैंने देखा कि इतने मीटर की है। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन तो करते हैं हम लोग, लेकिन कि यार इतने मीटर की है, इतनी बड़ी ऊंचाई है, इतना ये है, लेकिन कहाँ तक भरना है वो कई बार वेरिएशन रहता है कि चलो यार ये हो सकता है, मतलब कुछ 3 मीटर तक ही डालेंगे हम, या 4 मीटर तक डालेंगे, तो उसमें कई बार गलती हो भी जाए तो गलती होके ना एक ही m³ बच जाता है, और बच के कहीं साइट नहीं मिले। जैसे मेरे को एक बार रात में लगा दिया, मेरे पे बच गया ये वाला। मैंने शुरू शुरू में नया नया ही गया था, तो मैंने 1 m³ कंक्रीट सीधा गड्ढा खोदा, उसमें डाला है, और ऊपर से मिट्टी भर देगी कि इसको दिखेगी नहीं, जैसे घर में करते ना वैसे। बाद में मैं आया अगले दिन, किसी को नहीं पता चला, वो तो मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी, बाद में कोई वो मिट्टी खोदेगा तब उसको पता चला होगा। लेकिन मैं बाद में आया, मुझे पता नहीं था कि ये एक m³ कुछ M20 कंक्रीट था, 25। मैंने आके देखा वो 6500 रुपये का था। फिर मेरे को दुख हुआ यार, ये 6500 रुपये मैंने गड्ढे में ही डाल दिए सीधे। 6500 रुपये तो मतलब मॉनेटरी वैल्यू, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीमेंट का कट्टा ये सब की थोड़ी मॉनेटरी वैल्यू पता हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा है खाली पड़ा है, कोई नहीं, कोई देख थोड़ी रहा है, गड्ढा खोदो डालो, ठीक है।
तो वो प्लानिंग में जाके फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में गया तो पता चला कि ये 6500 रुपये का था, लेकिन किसी को पता नहीं था, मेरे को ही पता था सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पंपिंग ऑफ कंक्रीट। अब पंपिंग क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कंक्रीट का, उसमें एक टर्म होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में है। ट्रांसपोर्टेशन में एक तो क्या हुआ कि ट्रांजिट मिक्सचर से लेके आए, वो ट्रक से आए लेके, और ट्रक से अगर लेवल पे है, जैसे ग्राउंड लेवल पे अगर कोई चीज़ है तो वहाँ से तो ट्रक से सीधा डाल सकते हैं हम। ठीक है, वहाँ से सीधा लगा देंगे। लेकिन अगर कहीं मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग की ये इस फ्लोर पे मान लो हमको करना है, ये कोई 10वीं फ्लोर पे करना है। अब क्या करेंगे, अब कैसे डालेंगे, ट्रक तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ट्रक तो ये आके खड़ा हो गया, अब क्या करेंगे, एक कंक्रीट पंप लगाएंगे। कंक्रीट पंप होता है ना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है एक, वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पे लगा देंगे। वो ट्रक ट्रक से यहाँ पे उस सेंट्रीफ्यूगल पंप में डालेंगे, और पंप से एक पाइप लाइन ऐसे जा रहा होता है, और वो पाइप लाइन से ऐसे यहाँ पे कंक्रीट पंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो पंप करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। ठीक है, तो ये यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे फिर कंक्रीट इस छत पे चला जाता है, यहाँ छत से खींच खींच के इसको, और लेबर जो होती है वो इसको बराबर करके छत डाल देती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कौन सा पंप लगाना है, वो कि कितनी डिस्टेंस है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या है। अगर यहाँ पे वर्केबिलिटी बहुत मैटर करती है। अब वर्केबिलिटी क्यों चाहिए, ये यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि जैसे मान लो बहुत हार्श कंक्रीट लेके आए जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम है, तो हमने इसमें डाला, पता चला वो पाइप में यहाँ पे आके अटक गया, सूखा था बिल्कुल अटक गया, पंप की इतनी हिम्मत नहीं है, अटक गया तो एक बार अटक गया तो अटक गया। फिर ये पूरा पाइप यहाँ से खोल के इसको और पूरा कंक्रीट निकाल के वेस्ट पड़ जाता है, यहाँ पे पूरा गिराना पड़ता है इतना कंक्रीट। ये बहुत बड़ा इशू है रियल प्रैक्टिकल साइट पे, अगर हम देखते तो बहुत बार ये कंक्रीट वेस्ट होता है ऐसे, कि जब अगर वर्केबिलिटी सही नहीं है ना, फिर ये इधर वाला साइट वाला इसको गाली देगा क्वालिटी डिपार्टमेंट को कि ऐसा कैसे कर दिया, कि हम लोग परेशान हो जाते हैं बार बार इसको खोलो, इससे अच्छा क्यों ना तुम वर्केबिलिटी इंक्रीज करो। तो ये सब साइट पे जाके देखता है कोई एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर होता है, उसको बहुत मज़ा भी आता है, मतलब लीडर टाइप की फीलिंग आती है कि हाँ, चिल्लाने का ही काम होता है वहाँ पे, कि ये क्यों कर दिया सर, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पूरे दिन भर मतलब तुम चिल्लाते रहो, मज़ा आएगा। शुरू शुरू में बड़ा मज़ा आता है एकदम, फिर बाद में थोड़ा पक जाते हो, लेकिन वो शुरू में मज़ा आता है काफ़ी। ठीक है, तो टाइप ऑफ पंप्स, पंप प्रेशर, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेगा, तो यूज ऑफ पंप इन आरएमसी और ये सब, तो ये हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। ठीक है, नाउ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। जैसे अब प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, जैसे हाइट है ये, जैसे यहाँ पे ना मतलब क्या हो गया कि जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे हमको डालना है। ठीक है, इस वॉल पे अगर हमको डालना है कंक्रीट, रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे अगर कंक्रीट डालेंगे मान लो, तो ये इतना दूर है, यहाँ पे कुछ हमने कुछ स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पे मान लो इस बार ट्रक यहाँ पे लगा, ये कोई ज़मीन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांजिट मिक्सर से कैसे, तो एक कोई भी लोहा जो अपना स्टील का जो प्लेट होता है ना वो, या कोई भी, ज़्यादातर लोग तो उससे ही करते हैं, जो अपनी ये होता है ना लोहे की जो चद्दर होती है उसको थोड़ा ऐसे टर्न करके यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक उसको ऐसे लगा देते हैं और सीधा यहाँ से पानी की तरह बहा देते हैं, और कंक्रीट आके गिरता है और वो सेग्रीगेट हो जाता है, और यहाँ से फिर पता चलता है नीचे सेग्रीगेशन हो गया। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ फ्लेक्सिबल चीज़ यूज करनी चाहिए कि ये स्मूथली ट्रांजिट हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखो ये इनकरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसे डालोगे ना तो ये इससे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, सेग्रीगेशन होगा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके बाद ये तुम्हारा जो फॉर्मवर्क है, ये जो लगे हुए हैं साइड में फॉर्मवर्क, ये भी तिरछे हो जाएंगे। पता चला 250 mm की वॉल थी, और जब बाद में जब कंस्ट्रक्ट हो गई तो पता चला 300 mm की हो गई, बाद में चिपिंग करते रहो साइड से, मतलब बहुत वो है इशू। तो करेक्ट मेथड है कि एक फ्लेक्सिबल पाइप लो, उसमें ऐसे डालो कि ये जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5 मीटर की हाइट से डालोगे तो ठीक है, प्लेस हो जाएगा सही। ओके, तो ये करेक्ट मेथड है। ठीक है,
ये इनकरेक्ट मेथड है। क्यों इनकरेक्ट मेथड है? क्योंकि इतने ऊपर से डालोगे तो सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट एक तरफ और सीमेंट वो सब एक तरफ। ये सर, अब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग करके दो पॉइंट है, वो हम और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। मैं सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन बोल रहा हूँ तब से। तो सेग्रीगेशन होता क्या है कि जैसे कंक्रीट लेके आए, कंक्रीट को हमने डाला, तो सेग्रीगेशन मतलब कि अगर हार्श मिक्स है, हार्श मिक्स मतलब वर्केबिलिटी कम, तो क्या होगा कि उसके एग्रीगेट अलग हो जाएंगे और सीमेंट का पेस्ट अलग हो जाएगा। वही होता है सेग्रीगेशन, ठीक है। ये देखो, ये पिक्चर में देखो, ये एग्रीगेट जब बाद में खोला ना, बाद में बाहर का जो फॉर्मवर्क खोला, तो पता चला सीमेंट ये रह गया इधर और एग्रीगेट इधर। अब इसको कौन अप्रूव करेगा? मतलब बाद में साइट पे क्या होता है कि ये सब डालने के बाद ना क्लाइंट से भी अप्रूव करवाना होता है। जब क्लाइंट देखेगा ना इसको, तो भड़क जाता है कि ये क्या है, ये चल क्या रहा है, मतलब ये वो। लेकिन कुछ लोग मतलब लगा देते हैं इसमें सीमेंट शुरू, सुबह सुबह आते ही। मतलब ये साइट इंजीनियर जो होता है उसके लिए ये एक अलग ही चीज़ है। वो सबसे उसने अगर शाम को, रात को अगर कोई कंक्रीट डलवाया ना, वो सुबह सुबह तक उसके दिमाग में यही रहता है यार, उसको सुबह उसका जैसे वर्टिकल जो मेंबर होते हैं वो हम अगले दिन ही खोल देते हैं। कॉलम है, वॉल है, ये वर्टिकल मेंबर को अगले दिन ही इसका फॉर्मवर्क निकाल देते हैं, ठीक है। और उसका क्यूरिंग की वो कवर और लगा के क्यूरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो आते ही देखता है, तो एक मैसन लेके जाता है अपने साथ, एक लेबर लेके जाएगा, मिस्त्री और लेबर। जैसे ही उसको ये दिखा तो वो तुरंत प्लास्टर करना शुरू कर देता है। ऐसा थोड़ा ट्रेंड कर देता है कि उसको लगे नहीं, क्लाइंट आके देखे ना, तो भाई उसको ना थोड़ा, तो ये चीज़ें ना ध्यान रखनी होती है साइड पे। क्योंकि इसको देखेगा तो क्लाइंट फेल कर देगा, फेल करने के बाद फिर ये दीवार पूरी तोड़नी पड़ेगी, फिर भरना पड़ेगा इसको। तो ये इशू है, ठीक है। सेग्रीगेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एडमिक्सर मिला के कंट्रोल कर सकते हैं, और लेकिन सबसे बेटर है कि ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की जब पढ़ेंगे, अब मैं अगर वहाँ पे बोल देता कि सेग्रीगेशन के लिए ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, जब एग्रीगेट का मटेरियल में पढ़ा रहा होता है, और वहाँ पे सीधा बोल देता तो ये समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे ये बेटर समझ में आएगा कि ग्रेडिंग से क्या मतलब है। ग्रेडिंग मतलब, अब वहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रेडिंग मतलब समझ लो कि ग्रेडिंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीगेट्स हैं उनकी का मतलब प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। साइज 10 mm, 20 mm के, फिर 10 mm का साइज, फिर और छोटी साइज। तो वो सब ग्रेडिंग मिला के, तो जिससे क्या ना सही से मिक्स हो। ओके, तो सेग्रीगेशन समझ में आ गया। उसके बाद ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है कि उसमें तो क्या हो रहा था सेग्रीगेशन में, एग्रीगेट अलग, वाटर सीमेंट सब अलग। इसमें क्या होता है ब्लीडिंग में, जब फ्री वाटर राइज ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट और हैवियर पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं नीचे। हैवियर पार्टिकल जिसमें मतलब एग्रीगेट हो गया, सेट हो गया नीचे, और जो पानी है ना वो ऊपर आ गया। कभी देखा होगा, छत डलते हुए देखा होगा, तो उसमें ऊपर पानी पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। अगर वो ज़्यादा ही पानी आ गया ना, और ज़्यादा पानी आ गया और उस पर फिनिशिंग करना शुरू कर दिया कि चलो कोई नहीं, पानी आ रहा है तो सही हो रहा है, एकदम फिनिशिंग सही हो रही है, तो उसके अगले दिन जाके देखना, वो फिर पता चलेगा लेटेंस, LAITANC, लेटेंसी है ना, लेटेंस। लेटेंस एक अलग प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? जैसे ये तो है, पानी आ गया, ब्लीडिंग। लेटेंसी क्या है? अगर हमने मानो ये पानी आ रहा है और इस पे ही हमने ऊपर से फिनिशिंग करना शुरू कर दिया, वो मिस्त्री लेके लग जाता है ना, कि पूरा प्लेन कर देंगे इसको, ठीक है। उसने प्लेन तो कर दिया, लेकिन अगले दिन ही क्या दिखेगा उसको? ऐसा। इसको बोलते हैं लेटेंस, ठीक है। ये सब पपड़ी आने लग जाएगी ऊपर, इसके ऊपर। और बाकी टेक्निकल जो है उसमें वो डेफिनेशन थोड़ा और सही से पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ब्लीडिंग क्या होता है। और वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एडमिक्सचर हेल्प करता है उसमें, फ्लाई एस हेल्प करता है इसको ब्लीडिंग। अब ये प्रॉब्लम है, ये साइट पे प्रॉब्लम है, साइट वाले के लिए तो ये झंझट है, हम तो पढ़ रहे हैं इसलिए। साइट वाले का तो दुख है ये, कि यार कहीं ब्लीडिंग नहीं हो जाए इसका, कहीं इसमें लेटेंसी फॉर्म नहीं हो जाए, कहीं इसका सेग्रीगेशन नहीं हो जाए। तो उसके लिए फिर वही R&D करते हैं, R&D वाले बोलते हैं, फिर जो एकेडमिक जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि नहीं यार, तुम एक काम करो, फ्लाई एस यूज़ करो, वेस्ट भी यूज हो जाएगा, साथ के साथ तुम्हारा ब्लीडिंग और ये लेटेंसी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो वही ऐसे ही काम करता है, इंडस्ट्री और ये अकेडमिक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल पार्ट हुआ। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट।
कंसोलिडेशन और कंपैक्शन दोनों सेम चीज़ है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइब्रेटर लीड टू द रिडक्शन इन द यील्ड वैल्यू ऑफ कंक्रीट। अब जैसे कंक्रीट है, उसको प्लेस कर दिया, एक फ़ोटो देख के फिर समझ में आएगा, ये फ़ोटो मेरा ही लिया हुआ है। मैं जब साइट पे काम करता था ना, ये वाला, तो ये वाइब्रेटर है, ठीक है। ये वाइब्रेटर है, इससे ये कंक्रीट डाला ना, ठीक है। अब ये थोड़ा कंक्रीट खुद भी खुद बह के एकदम प्लेन नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही जिस जगह ये वाइब्रेटर डालते हैं, वो वहाँ पे इतना वाइब्रेट होगा कि ये पूरा कंक्रीट ना सही से सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाइब्रेटर, इसी को बोलते हैं कंपैक्शन, इस वाइब्रेटर से कंपैक्ट करके इसको। अब ये वाइब्रेटर ये यूज़ कर रहा है, इसको इसने गलत यूज़ कर रखा है थोड़ा सा वैसे। ये 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या था, थोड़ा वो नहीं है ज़्यादा, नहीं तो ये 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, सही से कंपैक्शन के लिए। ओके। अभी वाइब्रेटर कैसे यूज़ करते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पे एक मशीन और होती है, वो वाइब्रेट कर रही होती है, इसमें ड्र ऐसे कर करके वो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग में क्या करते हैं, स्क्रीडिंग, ठीक है, फ्लोटिंग, ट्रॉवलिंग, ये सब फिनिशिंग ऑपरेशन है। मतलब अगर पूछ ले एग्जाम में कि ये कौन से ऑपरेशन है, तो फिनिशिंग फिनिशिंग ऑपरेशन है। स्क्रीडिंग मतलब कि जो ऐसे डालेंगे तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा बराबर रहेगा, कुछ तो मतलब ऊंचा नीचा, तो उसको काट काट के थोड़ा प्लेन करते हैं। साइड देखते हैं हम नॉर्मली, ये तो कहीं भी दिख जाता है, ठीक है। फिर फ्लोटिंग करते हैं, ये फंटी लगा के इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर रहे होते हैं, इसको प्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रॉवलिंग, ट्रॉवलिंग में क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल फिनिश सरफेस करने के लिए हम लोकल काम में ये भी यूज़ कर सकते हैं। पावर ट्रैवलिंग में ये मशीन आती है, इसको घुमा घुमा के ना कर सकते हैं, ठीक है। अब सेटिंग ऑफ कंक्रीट जो है, वो एक और टॉपिक अपने पास बचा है, क्यूरिंग और सेटिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। सेटिंग ऑफ कंक्रीट, तो सेटिंग ऑफ कंक्रीट मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया। वो सेटिंग ऑफ कंक्रीट, जैसे हाइड्रेशन शुरू होता है, फिर वो कंक्रीट सेट होने लग जाता है, थोड़ा हार्ड होने लगता है कंक्रीट, ठीक है। तो मिक्सिंग, प्लेसिंग और कंसोलिडेशन के बाद कंक्रीट को छोड़ देते हैं, वो अपने आप सेट होना शुरू हो जाता है। इसमें हमने देखा इनिशियल, फाइनल सेटिंग, टाइप ऑफ सीमेंट, उस सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एडिटिव, केमिकल एडमिक्सचर, फाइननेस ऑफ सीमेंट, कंक्रीट मिक्सचर कंपोजिशन। क्यूरिंग, क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यूरिंग क्या होता है कि हिंदी में बोले तो तराई करना, ठीक है। तराई क्यों करनी है, क्योंकि उसका जो उसके जो पोर है ना, मतलब कंक्रीट जो है उसके अंदर भी वॉइड है। अगर कोई चीज़ में तुम देखोगे, अगर खोखली होगी ना अंदर से, तो हम बोलते हैं जो चीज़ अंदर से खोखली है वो कमज़ोर है, ठीक है। तो वैसे ही पानी है, ठीक है, पानी हमने कंक्रीट में मिलाया है। अगर हम पानी के ऊपर फिर उसको और अगर मॉइस्ट नहीं करेंगे, उसका ह्यूमिडिटी अगर नहीं रखेंगे उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो अंदर जो पानी मिला है ना, वो उड़ जाएगा, हीट की वजह से वो इवापोरेट हो जाएगा। तो वो जो पानी उड़ेगा, वो कहाँ से उड़ेगा, वो कहीं से, जहाँ से भी उड़ेगा वहाँ पे एक वॉइड छोड़ जाएगा। पानी की एक ड्रॉप भी अगर उड़ती है, तो वो वहाँ पे वॉइड छोड़ जाएगी, मतलब खोखला कर देगी कंक्रीट को। तो अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो कंक्रीट वीक रहेगा, इसलिए हम क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। क्यूरिंग क्यों करते हैं कि 100% ह्यूमिडिटी अराउंड द फिनिश सरफेस, ओके, जिससे क्या ना प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो सके। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन शुरुआत कितने 7-8 दिन में, 7 दिन 14 दिन में अच्छे से हो जाता है उसका। 90% तक हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाता है। तो हम पूरी साल तक क्यूरिंग नहीं करते, 14 दिन तक क्यूरिंग या 7 दिन तक क्यूरिंग करते, ठीक है। आईएस कोड के अलग प्रोविजंस है, वो एक बार IS 456 में देखेंगे, ठीक है। क्यूरिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या है, पॉन्डिंग, पॉन्डिंग में क्या करते हैं कि जैसे अगर उसका क्यूरिंग करना है, किसका, इसका क्यूरिंग करना है, कि छत का क्यूरिंग करना है, ऐसे बार मिट्टी डालो, पॉन्ड बनाओ, पानी भर दो, झंझट खत्म, ठीक है। स्प्रिंकलिंग, ठीक है, स्प्रिंकलिंग क्या, पानी छिड़क दो, जैसे ये कर रहा है, ठीक है। ये भी मेरा ही लिया हुआ फोटो है। तो यहाँ पे जैसे ये स्लैब पे कर रहा है, चारों तरफ पे इसने ये दीवार बना रखी है, और इसमें पानी भर देगा, और पूरा एकदम क्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वेट कवरिंग, वेट कवरिंग में क्या होता है कि कुछ जो बैग्स होते हैं, जो मतलब गिन्नी बैग्स जो होते हैं, उनको मतलब उसके ऊपर ढक के उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं,
उसके बाद मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, कुछ ऑयल्स भी होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, उनको उनके ऊपर छिड़क दो तो वो एक अलग ही लेयर बना देते हैं, जिससे क्या ये ऑपरेशन नहीं होने देते और वो क्यूरिंग का काम कर देते हैं। ठीक है। स्टीम क्यूरिंग कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टीम क्यूरिंग करते हैं जब अर्ली स्ट्रेंथ हमको, मतलब 28 दिन की स्ट्रेंथ हमको एक दिन में ही मिल जाती है स्टीम क्यूरिंग में। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मैच्योरिटी आता है कई बार, तो मैच्योरिटी क्या होता है कि क्यूरिंग टाइम इनटू टेम्परेचर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मैच्योरिटी होता है। कितना देर देर के लिए करना चाहिए क्यूरिंग, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्ट्रक्चर है, क्या है, कॉलम है कि स्लैब है, कितनी स्ट्रेंथ हमको अचीव करनी है, कौन से टाइप का सीमेंट यूज़ किया है, किस टाइप की कंडीशन है। ठीक है। और सम अदर फैक्टर्स। 7 दिन मिनिमम क्यूरिंग करना चाहिए ओपीसी के लिए। ठीक है। तो मिनिमम 7 दिन या 10 दिन हमको कम से कम क्यूरिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, फ्रेश। अभी हम एडमिक्सचर और एडमिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है। और केमिकल एडमिक्सचर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। जिसने ये पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले लेक्चर देख के फिर इसको देखना, तो सही समझ में आएगा। ठीक है। तो मतलब एग्रीगेट एडमिक्सचर और ये सब पढ़ के फिर हार्ड कंक्रीट की, ये तो हमने देखा कि फ्रेश कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पढ़ के फिर हमको सही से, मतलब पूरा कंक्रीट वाला जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रिक्स। ठीक है। प्लास्टर, टिम्बर, ये सारा पढ़ के बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाला मैं उस पर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ये वाली जो पीपीटी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।